जो पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे है इट विल सिंक टू द बॉटम। क्यों? क्योंकि हेवियर है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? पानी है, इट हैज गॉटन कॉन्ट्रैक्टेड, इट इज हेवियर, सो इट विल सिंक टू द बॉटम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो चैप्टर होने वाला है दैट इज हीट। यस, हीट। ये जो चैप्टर है बेटा आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्यों बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके न्यूमेरिकल फॉर्म्स में, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन आएंगे एंड थ्योरी फॉर्म में भी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आंसर टाइप्स जो होता है वैसे वाले एंड न्यूमेरिकल, मतलब हाई वेटेड चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है, हर एक कंसेप्ट को समझना है ना। न्यूमेरिकल्स है वैसे तो बहुत ईजी है मैम, इजी नहीं है, हमने की है, हमारे से नहीं हुए, है ना। नहीं बेटा, इजी है। कब इजी है? जब आप इसके कंसेप्ट समझोगे। गिन चुन के फॉर्मूला बस एक ही है ना, एक ही फॉर्मूला है जिसपे सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। मान लो लेटेंट हीट का थोड़ा मॉडिफाइड है बट एक ही फॉर्मूला है। मैम अभी लेटेंट हीट बोला आपने, ये क्या है बेटा? सारी चीजें इस लेक्चर में आपकी क्लियर आउट हो जाएगी एंड आई गारंटी कि ये लेक्चर देखने के बाद आपके बोर्ड्स के क्वेश्चंस तो ऐसे होने वाले हैं। मतलब ये लेक्चर सिर्फ देखने के बाद नहीं, समझना भी है ना, समझना भी है। जो हम लोग डेली लाइफ में फिनोमेना देखते हैं ना कि आइस मेल्ट हो रही है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना, तो ये बस उनको नाम दिया है कि इस प्रोसेस को अच्छा ये बोलते हैं, इस कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट की वजह से ऐसे होता है। सो बेसिकली जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, जो डेली लाइफ में देखते हैं, उसके बेसिस पे है चैप्टर एंड इट्स वेरी सिंपल अगर ध्यान दोगे। स्कोरिंग है, सिंपल है, पहले बता रही हूँ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। सो यस, चैप्टर समझो अच्छे से एंड देन ऑब्वियसली चैप्टर समझ लिया तो न्यूमेरिकल्स तो आ ही जाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगी और एक सरप्राइज भी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो पूरा चैप्टर उससे आपको हेल्प हो जाएगी, पूरा चैप्टर रिवाइज करने में। सो पेशेंस रखो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना हीट। भाई चैप्टर का नाम हीट है तो हीट क्या है ये पता होना चाहिए ना, व्हाट इज हीट। तो बच्चे ना बड़े कंफ्यूज से रहते हैं हीट और टेम्परेचर में, मान के बैठते हैं कि दोनों चीजें सेम है। इसलिए मैंने फर्स्ट पेज पे दोनों का हाईलाइट करके रखा है कि हीट जो है इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, टेम्परेचर पूरा अलग कंसेप्ट है, मतलब अलग होता है ना। व्हाट इज हीट? Heat is a form of energy. Obviously, it is a form of energy that transforms from a hotter object to a cooler one due to the difference in the temperature. मानो एक object ये है, this is another object, this is hot an object and this is a cooler one as compared to this object. तो heat कैसे ट्रांसफर करेगी? heat hot object है मतलब heat इसमें ज्यादा है ना, तो heat hot object से ट्रांसफर करेगी टू द कूलर ऑब्जेक्ट। इट इज मेजर्ड इन जूल्स। कैसे मेजर करेंगे हीट को? इन जूल्स। बेटा ये जो सारे के सारे आपको यूनिट्स दिख रहे हैं ना, जूल, कैलोरीज, किलो कैलोरीज, ये सारे कहाँ यूज होने वाले? न्यूमेरिकल्स में। ये सारे जितने भी यूनिट्स है, गलती नहीं करनी है, यूनिट्स ध्यान में रखने, ठीक है। हीट किस में मेजर करेंगे हम? जूल्स में और कैलोरीज में। हीट डिपेंड्स ऑन द मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। हीट किस पे डिपेंड करेगी? मास कितना है, कौन से मटेरियल से बना है ऑब्जेक्ट, है ना, कितना मास है, कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ये टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जो भी मटेरियल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, हमने बोला ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बना है ना, कॉपर से बना है, ब्रास से बना है, कोई भी XYZ कौन से मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट बना है उस पर भी डिपेंड करेगी हीट, ठीक है। समझ में आ गया व्हाट इज हीट। नाउ कम टू टेम्परेचर, है ना। हीट आ गया समझ में, भी टेम्परेचर देखो क्या है। टेम्परेचर इज द मेजर, टेम्परेचर क्या है? इट इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, है ना। एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना कोल्ड है ना, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। चाय का कप ले लो, चाय सब लोग पीते हो, हम तो चाय नहीं पीते, हम कॉफी पीते, ठीक है। कॉफी ले लो, तो कॉफी अगर आपने एक स्टील के ग्लास में पकड़ी है कॉफी, या फिर चलो जो वेसल है जिसमें कॉफी बनी है, जिसमें चाय बनी है, उसको हाथ लगा के देखो तो आप बोलोगे अरे ये तो गर्म है, इसका टेम्परेचर ज्यादा
है ना। आइस अगर किसी कंटेनर में उसके हाथ लगाओगे तो बोलेगा अच्छा इसका टेम्परेचर तो ठंडा है, टेम्परेचर कम है, ऑब्जेक्ट थोड़ा ठंडा है। सो टेम्परेचर क्या है, इट इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। एक ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा गर्म है या फिर कितना ज्यादा कोल्ड है, इट इज अ मेजर ऑफ दैट। It indicates the average kinetic energy of particles in a substance. What is kinetic energy? 10th में आ गए हो, काइनेटिक एनर्जी क्या है ये पता होना चाहिए। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बेटा टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। तो हम अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, कंसिडर मी एज एन ऑब्जेक्ट। मैं एज ए ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे मूव कर रही हूँ, यहाँ से वापस यहाँ पे मूव कर रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से वापस यहाँ पे, तो मैं मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई वो कौन सी होगी, ड्यू टू मूवमेंट। ऑब्जेक्ट जब मूव करेंगे, पार्टिकल्स जब मूव करेंगे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब जो एनर्जी कंसिडर करते हैं हम, दैट इज व्हाट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इट इंडिकेट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस में काइनेटिक एनर्जी कैसी है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इसमें कंटेनर में हमने वाटर फिल किया, इसको हीट दी, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, बताए, दे गेन काइनेटिक एनर्जी। इसके जो पार्टिकल्स होंगे, देख यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे जितने भी, दे वुड गेन काइनेटिक एनर्जी। हीट गेन करेंगे तो बेसिकली हीट गेन करेंगे, हीट जब ज्यादा हो जाएगी तब काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की इंक्रीज होगी। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, काइनेटिक एनर्जी से। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन समझ में आ गया समझ में कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है ना। टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इज मेजर्ड, अगेन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में या फिर फ़ारेनहाइट में। समझ में आ गया व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे रिलेटेड है, क्या डिफरेंस है, सब समझ में आ गया। क्लियर है, हीट क्लियर है, टेम्परेचर क्लियर है, और ये भी क्लियर है, आई होप ये भी क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी इंक्रीज करेगी कब, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करवाएंगे। ओके वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। अभी बेटा अभी मुझे जैसे मैंने बोला, व्हाट डिड आई से राइट नाउ, अभी एग्जांपल दिया था ना मैंने आप लोगों को कि आपने चाय पी, कॉफी के कप को हाथ लगाया, वेसल को हाथ लगाया, तो आपको गर्म लगा। सो गर्म क्यों लगा, क्योंकि टेम्परेचर जो था, जो हीट थी वो ट्रांसफर हुई, राइट, हीट गॉट ट्रांसफर्ड। तो हीट कैसे ट्रांसफर होगी, 3 मेथड से या फिर 3 वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होते हैं। कौन से, फर्स्ट होता है कंडक्शन। क्या होता है, फर्स्ट इज कंडक्शन, नेक्स्ट इज कन्वेक्शन एंड द लास्ट वन इज रेडिएशन। 3 मेथड्स है, 3 वेज है जिससे हीट ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो कौन से कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले अगर हम कंडक्शन की बात करें, हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कैसे हो रहा है कंडक्शन में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हीट कैसे ट्रांसफर होगी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड। फॉर एग्जांपल हीटिंग अ मेटल रॉड फ्रॉम वन एंड कॉजेज द अदर एंड टू बिकम हॉट ड्यू टू पार्टिकल वाइब्रेशन। अगर हम एक मेटल रॉड की बात करें, इफ दिस इज अ मेटल रॉड, अगर ये एक मेटल रॉड है, ठीक है, यहां से हमने हीट प्रोवाइड की ये एंड पे, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये एंड जो है, एंड बी जो है, अगर यहाँ पे ए एंड पे हमने हीट प्रोवाइड की, तो आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर हुई है ना, यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर हुई है, ये एंड भी गर्म हो जाता है ना। कोई स्पून, चलो और एक एग्जांपल, आप खाने पीने के सारे बड़े शौकीन होते हैं, उधर ही किचन में चले जाते हैं सीधा एग्जांपल्स लेने के लिए, ठीक है। आपने एक कोई भी
आपका फेवरेट खाना बन रहा है, फेवरेट सब्जी बन रही है, उसमें आपने स्पून डाल के रखी, आप भूल गए थोड़ी देर के लिए, जब आप आओगे तब आप उस स्पून को हाथ लगाओगे तो क्या होगा, है ना, एक साइड से दूसरी साइड पे हीट ट्रांसफर होती है। तो ये ट्रांसफर क्या है, यहां से यहां इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगी। तो मेटल रॉड में जब हीट ट्रांसफर होगी तो दूसरा एंड ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। क्यों होता है ऐसे, पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस की वजह से। क्यों होगा, ड्यू टू वाइब्रेशन इन दी पार्टिकल्स। तो ये मोड ऑफ जो ट्रांसफर है, इस मोड ऑफ ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, दिस वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। क्लियर है, इस वे को क्या बोलेंगे, कंडक्शन। दूसरा आते हैं कन्वेक्शन पे, दूसरा है कन्वेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस। किसमें होगी हीट ट्रांसफर, लिक्विड्स और गैसेस में, थ्रू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एक्चुअल में मूव करेंगे, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे, यहाँ पे एक्चुअल में पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। जो वार्म पार्टिकल्स है दे विल राइज एंड कूलर वंस सिंक क्रिएटिंग अ सर्कुलेशन पैटर्न। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग वाटर, अगर पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है तो नीचे जो वाटर है, जो जब भी नीचे का वाटर हीट हो जाएगा, देखो जो वार्म पार्टिकल्स है दे विल राइज, वो ऊपर आ जाएंगे, जो कूलर पार्टिकल्स है वो नीचे जाएंगे। वापस से जब वो पार्टिकल्स, जब उसको हीट लगेगी वो गर्म हो जाएंगे तो वो ऊपर आएंगे, कोल्डर पार्टिकल्स नीचे जाएंगे। सो ये क्या हो रहा है, सर्कुलेशन पैटर्न हो रही है। कौन सी पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं हम, सर्कुलेशन वाली पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। This way of transfer of heat it is called as convection। इसे हम क्या बोलेंगे, convection। Next is radiation। थर्ड क्या है, radiation। Heat transfer in the form of electromagnetic waves without the need for a medium। कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हीट फ्रॉम द सन रीचिंग द अर्थ, है ना, जो अर्थ के, जो सन के रेडिएशन, हम बोलते हैं सन के हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं अर्थ तक, है ना, हार्मफुल रेडिएशन, कौन सा वर्ड यूज कर रहा है, हार्मफुल रेडिएशन। तो रेडिएशन मतलब क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर इसमें भी हो रही है, बट कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से। वहां पे एक्चुअल मीडियम की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दिया है क्या, हीट फ्रॉम द सन रीचेस टू अर्थ, बाय विच मेथड, बाय विच वे, रेडिएशन। तीनों क्लियर है, कंडक्शन में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, और रेडिएशन में क्या हो रहा है। ओके, 3 वेज है, याद रखना है, इन दोनों में स्पेशली कंफ्यूज नहीं होना। कन्वेक्शन का कंडक्शन लिख के नहीं आना, कंडक्शन का कन्वेक्शन लिख के नहीं आना। ओके ओके, देखो लेटेंट हीट एंड फेज चेंज, लेटेंट हीट एंड फेज चेंज। बेटा ये जो है ना, ये इसको कितने भी स्टार मार्क कर लो, जितने करने हैं लेटेंट हीट को, बिकॉज इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ये टर्म, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या है ये, तो ये समझना है। इसमें टेम्परेचर चेंज कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली हर एक चीज ध्यान से समझनी है। क्वेश्चंस के फॉर्म में लाए क्योंकि समझ में आ जाए आपको, ठीक है। देखो लेटेंट हीट एंड फेज चेंज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या पढ़ेंगे, फ्यूजन और वेपराइजेशन। तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बेसिकली सॉलिड से लिक्विड का ट्रांजिशन, सॉलिड से लिक्विड का ट्रांजिशन, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या हो रहा है, जो सॉलिड मटेरियल है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। क्वेश्चन दिया देखो, क्या है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन आइस मेल्ट्स। जब भी बर्फ पिघलती है, आइस मेल्ट होती है, जैसे तुम लोग मेल्ट होते हो ना, कब मेल्ट होते हो तुम लोग मेल्ट होते हो ना, किसी को देख के आय हाय हम तो पिघल गए, है ना। तो आइस जब भी मेल्ट करती है बेटा, व्हेन आइस इज हीटेड, जब भी हम आइस को हीट करेंगे, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम आइस को हीट करते हैं, याद करो, ध्यान रखो, जब भी हम आइस को हीट करेंगे उसका जो टेम्परेचर है इट विल रिमेन कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। कब तक, कब तक, अंटिल ऑल द आइस मेल्ट्स,
इवन दो हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। अगर यहाँ पे आइस क्यूब्स है, ठीक है, यहाँ पे आइस क्यूब्स है और हमने हीट प्रोवाइड की, हमने हीट प्रोवाइड की, तो आइस पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, बट आइस मेल्ट हो रही है, तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। कब तक? अगेन कब तक? जब तक अंटिल ऑल दी आइस मेल्ट, जब तक सारी आइस मेल्ट हो जाती है। इवन दो, याद रखो, हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, ऐसा नहीं है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो सीधा का सीधा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, नहीं, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो भी आइस का टेम्परेचर उतना ही रह रहा है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी क्यों ऐसा हो रहा है भाई? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा थोड़ी होता है, हीट दी तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना। व्हाई इट इज हैपनिंग? देखो, व्हाई डजंट द टेम्परेचर चेंज, या फिर व्हाई डजंट द टेम्परेचर इंक्रीज? द हीट एब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड टू वीकन द बॉन्ड्स। पहले तो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, जो हीट आइस में एब्जॉर्ब हो रही है वो क्यों हो रही है? सबसे पहले तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसको वीक करने के लिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द आइस, टर्निंग इट इनटू वाटर विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। दिस हीट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया इससे क्या समझ में आया कि जब भी हम आइस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है अंटिल ऑल द आइस इज गेटिंग मेल्टेड। जब तक पहले तो ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। कब तक? जब तक सब वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो वो जो हीट प्रोवाइड की थी उसका क्या हुआ भाई? उसका क्या हुआ? ये हुआ कि बॉन्ड्स को वीक करा गया। वो जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसकी वजह से बॉन्ड्स वीक हुए, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ऑल्दो हमने हीट प्रोवाइड की। ओके, सो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना? हाँ जी, देखो डेफिनेशन क्या है। The latent heat of fusion is the amount of heat energy required to convert 1 kg of a solid into a liquid at constant temperature. टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, 0 डिग्री है ना। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? दो तो पढ़ना है, एक फ्यूजन एक वेपराइजेशन। फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी हीट एनर्जी लग रही है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड। हमने देखा ना सॉलिड से लिक्विड का ट्रांजिशन, तो 1 kg ऑफ अ सॉलिड टू लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ओके, अभी ये समझ में आ गया ना, तो नेक्स्ट वाला बहुत इजी हो जाएगा। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज आफ्टर मेल्टिंग। अभी मेल्टिंग हो गई है ना, बाद में तो टेम्परेचर बढ़ना है। वंस ऑल द आइस हैज मेल्टेड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टार्ट्स राइजिंग। आइस मेल्ट हुई है, ये जो आइस है कितने पे थी? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये जब मेल्ट हो जाएगी तो वाटर कन्वर्ट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, है ना। और ये वाटर कितने पे होगा? 0 डिग्री पे ही होगा जब तक आइस मेल्ट कर रही है, ठीक है। जब तक आइस मेल्ट कर रही है, दिस वाटर इज ऑल्सो एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब भी ये सब प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी हीट लग रही है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री एज मोर हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड। जब भी अभी इस वाटर में जब भी हीट एब्जॉर्ब होते जाएगी तब इसका टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हीट लग रही है वो कौन सी हीट है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वापस पढ़ो, वंस ऑल द आइस हैज मेल्टेड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टार्ट्स राइजिंग। जब भी सारी आइस मेल्ट हो जाएगी तब भी जाके वाटर का टेम्परेचर, इसके बाद जब और हीट प्रोवाइड करेंगे तब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे था, वापस फिर बढ़ते जाएगा टू 100 डिग्री सेल्सियस एज मोर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्रिस्टल क्लियर कि हमने क्या पढ़ा इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में? ऑलराइट।
अभी वो समझ में आ गया, तो ये सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। लेटेंट हीट समझ में आ गया ना क्या है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अभी वेपराइजेशन मतलब क्या, जो लिक्विड फेज था उसमें उसको गैस में कन्वर्ट करना, उसका ट्रांजिशन होना इनटू गैसेस, है ना, लिक्विड इनटू गैस, दैट इज वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, जरा थोड़े से कॉमन सेंस लगाओ। फ्यूजन समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा। देखो व्हाट हैपेंस व्हेन द वाटर बॉइल्स, वहां पे था व्हाट हैपेंस व्हेन द आइस मेल्ट्स, यहाँ पे क्या है, जब वाटर को बॉईल करेंगे, वाटर को हीट देंगे, तब क्या होगा, when the water reaches 100 डिग्री सेल्सियस, जब भी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे रीच करेगा, it starts to boil and change into steam या फिर गैस, है ना। वाटर जो है जैसे ही 100 डिग्री पे रीच करेगा, it will start boiling, it will, as it will start boiling, as it will reach to 100 degree Celsius, it will get converted into steam. But again, the temperature remains constant at 100 degree Celsius until all the water has vaporized. टेम्परेचर का हाथ कैसा रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। कब तक, जब तक सारा पानी वेपराइज नहीं होता। क्लियर है, वहां पे आइस का टेम्परेचर वाटर में कन्वर्ट हो रहा था तब 0 डिग्री पे ही रह रहा था। यहाँ पे जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रही है या फिर वाटर जो लिक्विड फॉर्म में वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तब क्या हो रहा है, तभी टेम्परेचर यहाँ पे भी कांस्टेंट रह रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस। कब तक, अंटिल ऑल द वाटर हैज वेपराइज्ड। क्लियर है। अभी यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, वहां पे था, यहाँ पे था ना, सेम क्वेश्चन था, व्हाई डजंट द टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पे भी सेम, व्हाई डजंट द टेम्परेचर इंक्रीज, सेम ही तो आंसर आएगा, सेम ही तो आंसर आएगा। वहां से बस आइस से वाटर का कन्वर्जन के बारे में लिखना था, उस कंटेक्स्ट में लिखना था। यहाँ पे कौन सा कंटेक्स्ट में लिखेंगे, वाटर से स्टीम के कन्वर्जन में। द हीट एब्सॉर्ब्ड is used to break the bonds between the molecules of water। यहाँ पे जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या काम हो रहा है उसका, वो हीट क्या कर रही है, जो भी मॉलिक्यूल्स है वाटर के उसको ब्रेक डाउन करने का काम कर रही है ना। जो भी हीट एब्सॉर्ब हो रही है, इट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन वाटर। वहां पे ब्रेक हो रहे थे बॉन्ड्स किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस, आइस के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे थे। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स वाटर में प्रेजेंट है उनके बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कन्वर्टिंग इट into steam without raising the temperature। यहाँ पे भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। This heat is called as a latent heat of vaporization। क्लियर है, सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है। अगर पहला समझ में आ गया तो ये तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, है ना। दोनों ही रिलेटेड है, बस एक क्या दिखाना है, आइस से वाटर, एंड यहाँ पे वेपराइजेशन में क्या हो रहा है, वाटर से गैस या फिर वाटर से स्टीम, मतलब सॉलिड से लिक्विड तो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब लिक्विड से हम गैस की बात करेंगे तो क्या लगेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, डेफिनेशन देखो, the latent heat of vaporization is the amount of heat energy required to convert 1 kg of a liquid into a gas at constant temperature। Again the temperature is constant, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था पर कितना, 0 डिग्री। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है कितना, कहां पे गया, 100, हाँ 100 डिग्री। ठीक है, दोनों कंसेप्ट क्लियर है, हाँ जी, ओके ओके। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैम ये तो हम ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बट वही मैं बोल रही हूँ ना, आपको चीजें पता है बट थोड़े नए टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है बस। बाकी आपको डेली लाइफ चीजें तो पता है कि अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, ये तो हमें पता है ना। तो पहले देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which a solid, मतलब आइस ले लो, melts to become a liquid is called as melting point। जो टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होता है टू बिकम लिक्विड वो होगा मेल्टिंग पॉइंट। अभी आगे बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड, है ना, लिक्विड मतलब वाटर, बॉइल्स टू बिकम अ गैस मतलब स्टीम। ठीक है,
is called the boiling point. सिंपल इजी इजी है ना. मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में. बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में. क्लियर है. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. अभी कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट करेंगे, किसका असर होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे, ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे. द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे ही हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, एल्टीट्यूड मतलब हायर हाइट पे जाएंगे, एग्जांपल ले लो माउंटेन्स पे जा रहे हो तो एल्टीट्यूड बढ़ गया है ना. हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो लोअर प्रेशर होगा. प्रेशर कितना होगा वहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा. हायर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा. वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर. वाटर इट विल बॉइल एट अ लोअर टेम्परेचर. ठीक है. जैसे ही हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे वहां पे प्रेशर कम लगेगा. जो पानी है वो जो बॉईल करना है, वाटर को जो हम बॉईल करेंगे, इट विल बॉइल एट थोड़ा कम टेम्परेचर पे बॉइल होगा. इट विल बॉइल एट अ लोअर टेम्परेचर. ओके ओके जी. क्या कंसेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं, क्या सारी चीजें दिमाग में जा रही है ना. इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. पेशेंस रखो बेटा. बहुत ऐसे लेंदी बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट जितना है उतना इंपॉर्टेंट है ना. जितना है उतना इंपॉर्टेंट है भाई. क्या आ गया ये, क्या आ गया मैम, गोला कुल्फी, वाह वाह वाह, मन कर गया हमारा तो, है ना. किसके किसके फेवरेट्स है, मुझे तो बड़ा पसंद है ना. देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है रेगुलेशन. हाउ आइस स्टिक्स टुगेदर. आइस मतलब हम लोग जब ये गोला खाते हैं, सो आइस कैसे वो स्टिक पे कैसे चिपक जाती है. हाउ आइस विल स्टिक टुगेदर. इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं रेगुलेशन. व्हाट इज रेगुलेशन. रेगुलेशन इज द प्रोसेस where ice melts under pressure and then refreezes when the pressure is reduced. जब भी हम आइस पे प्रेशर लगाएंगे तो इट विल मेल्ट. जब भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तब, और फिर वापस जैसे ही प्रेशर हटाएंगे इट विल रीफ्रीज मतलब वापस से फ्रीज हो जाएगा. रेगुलेशन इज द प्रोसेस वेयर आइस melts under pressure and then refreezes when the pressure is reduced. याद रखनी है डेफिनेशन. ठीक है. अभी हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करेगा, क्या हो रहा है इससे जिसकी वजह से हम लोग ये जो गोला खाते हैं तो आइस वो स्टिक से चिपक जाती है, गिरती नहीं है. क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है इस पे, आइस इज गेटिंग श्रेडेड. फिर बाद में जब वो प्रेशर लगा के एकदम स्टिक के साथ ज्वाइन कर देते तो वापस आइस क्या हो जाती है, आइस फ्रीज हो जाती है. मतलब हम बोलते हैं आइस हैज रीफ्रोजन, रीफ्रीज हो रही है आइस, है ना. How does it work? When pressure is applied to ice, it melts at a temperature below 0 degree Celsius. है ना. जब भी हम आइस पे प्रेशर लगाएंगे it will melt at temperature that is less than 0 degree Celsius. मतलब माइनस माइनस माइनस, है ना. ये नंबर लाइन आती है ना 0 डिग्री के सेल्सियस के पहले क्या आता है. ओके आता है, उतना तो आता है मैम, हम लोग अभी 10th में. मैम क्या बात कर रहे हो, उतना तो हमें आता है ना. When the pressure is removed, जैसे ही हम प्रेशर रिमूव करेंगे, the water formed from melting freezes back to the ice. जैसे ही प्रेशर रिमूव किया, जो वाटर फॉर्म हुआ है, आइस मेल्ट हो रही है. मतलब क्या, आइस मेल्ट हो रही है तो आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, राइट. आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर. तो एज द प्रेशर इज रिमूव्ड, द वाटर फॉर्म फ्रॉम मेल्टिंग फ्रीजेस बैक टू आइस. क्या हो रहा है, ठीक है, आप मेरे पे प्रेशर लगा रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक आई विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर. ऐसा बोलते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन एग्जैक्टली होता क्या है, प्रेशर लगाया है ना, आइस पे प्रेशर लगाया, सो आइस इज लाइक ओके, प्रेशर लगा रहे हो थोड़ी देर, ठीक है, आई विल गेट कन्वर्टेड, आई विल मेल्ट, बट एट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. का कौन से टेम्परेचर पे, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट कर रही है. जैसे ही प्रेशर रिमूव करोगे आई विल गेट बैक कन्वर्टेड टू आइस. सिंपल सा फंडा है. आइस बॉल का एग्जांपल ले लो. व्हेन मेकिंग एन आइस बॉल, द श्रेडेड आइस इज प्रेस्ड टुगेदर अराउंड अ स्टिक. ये स्टिक के आसपास हम प्रेस करते हैं ना, गोला वाले भैया जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर लगाया, आइस श्रेड होगी, ठीक है.
वापस से जब हम प्रेशर लगाएंगे उतनी आइस मेल्ट होगी, फिर वापस जैसे ही प्रेशर रिलीज कर देंगे वापस से इट विल रीफ्रीज, है ना। द प्रेशर कॉजेज द आइस टू मेल्ट स्लाइटली। वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड, जैसे ही प्रेशर रिमूव करेंगे आइस अपने असली रूप में वापस आ जाएगी। मेल्टेड आइस रीफ्रीजेस फॉर्मिंग अ सॉलिड आइस बॉल। अभी ये जो पीसेस होते हैं स्टिक क्यों करेंगे? व्हाई वुड दे स्टिक? इफ यू प्रेस two pieces of ice together, the pressure between them causes the surfaces to melt slightly. अगर दो आइस क्यूब्स लो, वैसे भी कर सकते हो आप, दो आइस क्यूब लो एक साथ फ्री एकदम एक साथ प्रेशर लगा के उनको ज्वाइन करके रखो थोड़ी देर, तो क्या होगा? प्रेशर लगाया है तो उन दोनों के जो सरफेसेस होंगे वहां पे स्लाइट मेल्टिंग होगी। क्या होगा? स्लाइटली मेल्ट कर जाएंगे। व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड, एज सून एज आप प्रेशर रिमूव करोगे द मेल्टेड सरफेसेस रीफ्रीज मेकिंग द टू पीसेस स्टिक टुगेदर। छोटे बच्चों को करके दिखाना, ऐसा बोलते हो ना तुम लोग, साइंस पढ़ के जाते हो और बच्चों को कैसे बेवकूफ बनाते, देखो मैं ये दो आइस है ना उनको हम स्टिक करेंगे और ये मैजिक 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 कुछ नहीं होता। तुम्हें भी पता है बेसिक साइंस इन्वॉल्व है। कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? रेगुलेशन का। कौन सा? रेगुलेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। क्या हो रहा है? जैसे ही हमने दो आइस क्यूब्स लिए, प्रेशर लगाया, दोनों के सरफेसेस थोड़े से मेल्ट हुए, जैसे ही प्रेशर हटाया वापस से रीफ्रीज हो गया। अभी रीफ्रीज हुए तो चिपक गए दोनों साथ में। ये होते हैं तुम्हारे मैजिक, जो छोटे छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाते हो ना तुम लोग कि हाँ हाँ भैया दीदी हमें मैजिक आता है। बच्चे भी बेचारे क्लैप करते हैं, है ना। जब वो बड़े हो जाएंगे 10th में आ जाएंगे वो पढ़ेंगे कि अच्छा ये भैया ने मुझे उल्लू बनाया था। ऐसा कोई मैजिक नहीं है, ये तो प्योर साइंस इन्वॉल्व है ना। अभी देखो और एक कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या कंसेप्ट है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। व्हाट इज द यूजुअल बिहेवियर ऑफ लिक्विड? कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, कब एक्सपांड करेंगे, कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? देखो यूजुअली क्या होता है लिक्विड्स के साथ, यूजुअली लिक्विड्स कैसे बिहेव करेंगे? नॉर्मली व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब भी हम लिक्विड को हीट करेंगे इट एक्सपांड्स, व्हेन इट इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब हीट करने पे जो लिक्विड होगा वो एक्सपांड करेगा एंड जब कूल करेंगे तो जो लिक्विड होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बताए ना, एक्सपांड करना कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना। नॉर्मली लिक्विड का यही बिहेवियर होता है, हीट करोगे एक्सपांड करेगा, कूल करोगे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बट वाटर जो है इट इज वेरी मस्तीखोर, है ना। वाटर है कि तुम लोग सब एक चीज फॉलो करो, मैं सबसे अलग हूँ, मस्तीखोर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना क्लास में जो सबसे अलग होते हैं, नहीं सब लोग ये कर रहे हैं हम ये नहीं करेंगे जी, हम अलग है। सो वाटर इज डिफरेंट एंड हाउ इट इज डिफरेंट। देखो अभी क्या हो रहा है, वाटर बिहेव्स डिफरेंटली बिटवीन 0 डिग्री एंड 4 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर विल बिहेव डिफरेंटली, वाटर अलग ही बिहेव करेगा 0 डिग्री और 4 डिग्री। मतलब ये जो टेम्परेचर रेंज है 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर रेंज है वहां पे वाटर का बिहेवियर अलग होता है। इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग when heated, water contracts as its temperature rises from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius। ये जो रेंज है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जनरली लिक्विड्स क्या करने चाहिए? एक्सपांड करने चाहिए। तो बट वाटर क्या हो रहा है, वाटर के केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जब 0 डिग्री के 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में बढ़ रहा है तो इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग इट इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। ये इंपॉर्टेंट है, वाटर याद करो। वाटर इज अ मस्तीखोर चीज, वाटर जो है इट इज मस्तीखोर, इट विल नॉट फॉलो द प्रिंसिपल जो सारे लिक्विड्स फॉलो कर रहे हैं, सेम बिहेवियर नहीं होगा वाटर का। वाटर बट यही टेम्परेचर रेंज में, हाँ सिर्फ यही टेम्परेचर रेंज की बात हो रही है, नॉट ओवरऑल। सब ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ यही टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर रेंज है वहां पे जब टेम्परेचर राइज होगा 0 से 4 डिग्री तक की राइज होगी जब टेम्परेचर में, तब टेम्परेचर दे रहे तो लिक्विड कैसा होना चाहिए? एक्सपांड करना चाहिए। बट वाटर क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड।
ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. वाई इज वाटर डिफरेंट फ्रॉम अदर लिक्विड्स? बाकी के लिक्विड्स होंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वो एक्सपांड ही करने, बट यहाँ पे वाटर के इस टेम्परेचर रेंज में हीट प्रोवाइड करने पे, टेम्परेचर राइज करने पे वाटर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. मैम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यस मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ये चीज दिमाग में जानी चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए. ठीक है, key point at 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius, water has its minimum volume. वाटर क्या क्या है? इट हैज इट्स मिनिमम वॉल्यूम एंड मैक्सिमम डेंसिटी. वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होगा, डेंसिटी इट विल बी मैक्सिमम. दिस मीन्स दैट वाटर इज हेवीएस्ट एंड टेक्स अप द लीस्ट स्पेस एट 4 डिग्री सेल्सियस. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे as compared to other ranges of temperature in water, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हेवीएस्ट होगा, भारी होगा एंड टेक्स अप द लीस्ट स्पेस. कम जगह रोकेगा. क्यों? क्योंकि मिनिमम वॉल्यूम है और मैक्सिमम डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर हेवीएस्ट होगा एट 4 डिग्री सेल्सियस. डेंसिटी ज्यादा है तो हेवीएस्ट है, मिनिमम वॉल्यूम है तो वो लीस्ट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना. बेसिक है बेटा, हर एक टर्म को दूसरे टर्म से रिलेट करना सीखो. मैक्सिमम डेंसिटी है तो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल, कोई भी लिक्विड हेवीएस्ट होने वाला है. जब वॉल्यूम मिनिमम है मतलब क्या है, लीस्ट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. तो वाटर की बात हो रही है तो ये कब होगा, ये बिहेवियर कब शो करेगा वाटर? एट 4 डिग्री सेल्सियस. अभी व्हाट हैपेंस अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस क्रॉस होने पे क्या होता है, ये टेम्परेचर रेंज क्रॉस करने के बाद क्या होगा? वाटर बिहेव्स नॉर्मली. मस्ती खत्म हो गई. ओके, आई बिहेव नॉर्मल, है ना. नाउ इट विल बिहेव नॉर्मली. As the temperature increases, water starts to expand like other liquids, है ना. लिक्विड देने पे, हीट देने पे वाटर क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा था, वाटर बाकी जो लिक्विड्स है वो एक्सपांड कर रहे थे. सेम वे में वाटर भी एक्सपांड करेगा, बट कब? आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, वो टेम्परेचर के बाद वाटर नॉर्मली बिहेव करने लग जाएगा. वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बेटा ये फिनोमिना हो रहा है, ऐसी कुछ तो चीज हो रही है तो मतलब इसका कुछ तो इंपॉर्टेंस है. डेली लाइफ में इट इज समवेयर वेरी वेरी यूजफुल. तो क्यों यूजफुल है? दिस बिहेवियर इज क्रूशियल इन नेचर, स्पेशली फॉर एक्वेटिक लाइफ. हाउ? देखेंगे हम. जो कोल्ड रीजन्स में जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनके लिए ये बिहेवियर ऑफ वाटर इज अ बून. हम बोलते हैं ना, वरदान है. इट इज अ बून. एज वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस sinks due to its high density. डेंसिटी कैसी है? ज्यादा है तो वाटर जो 4 डिग्री सेल्सियस पे है it will sink down. It keeps the bottom lakes and ponds relatively warm, allowing life to survive even in cold temperatures. cold temperatures होंगे तो भी वहां पे लाइफ है. हम देखते हैं ना, जो कोल्ड टेम्परेचर्स है वहां पे एक्वेटिक लाइफ जीरो है क्या? नहीं, वहां पे भी एक्वेटिक लाइफ है. वहां पे भी एक्वेटिक लाइफ क्या मैम? एक्वेटिक लाइफ मतलब क्या? जो बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है बेटा, एक्वेटिक लाइफ मतलब जो पानी के अंदर जो मछलियां होती है, पानी के अंदर जो जीव जंतु, जो भी एक्वेटिक लाइफ है, पानी वाली लाइफ है, उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक लाइफ. क्या बोलेंगे? एक्वेटिक लाइफ. तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग इन वाटर, उनके लिए दिस फिनोमिना ऑफ वाटर इज अ बून, है ना. उनके लिए क्या है? एक वरदान जैसा है. जब भी बाहर ऊपर के सरफेस का लेयर वाटर अगर वार्म भी, अगर कोल्ड भी है, वहां पे ठंडा भी है, तो वाटर 4 डिग्री पे तो हेवियर है, इट विल सिंक डाउन, है ना. वहां पे पानी क्या हो जाएगा? इट विल सिंक डाउन. तो कंपैरेटिवली वहां का नीचे का जो टेम्परेचर होगा, बॉटम का जो टेम्परेचर होगा, इट विल बी कंपैरेटिवली वार्मर एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑन दी सरफेस. ठीक है, ओके. इसको डिटेल में भी पढ़ना है. रुको रुको जरा रुको. Yes. Study of anomalous behavior of water using Hope's apparatus. Important. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है ना. इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं. व्हाट इज होप्स apparatus? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्यों हम, कैसे हम स्टडी करते हैं, इसकी मदद से क्या स्टडी करते हैं. देखो ये जो दिख रहा है, ये जो डायग्राम, इट इज एन होप्स apparatus. इट इज अ डिवाइस
इट इज अ डिवाइस यूज टू स्टडी द एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या करेगा ये डिवाइस? इट विल स्टडी द एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर। द apparatus कंसिस्ट ऑफ, ये जो apparatus है, ये जो होप्स apparatus है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दिख रहा है तुम्हें? यस, फिल्ड विथ वाटर। ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इट इज फिल्ड विथ व्हाट? इट इज फिल्ड, यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल कंटेनर दिख रहा है बेटा, इट इज फिल्ड विथ वाटर। अ फ्लैट बोल ऑन द कंटेनर होल्डिंग अ फ्रीजिंग मिक्सचर। ये जो है फ्रीजिंग मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर? ये फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट। यहाँ पे फ्रीज हुआ मिक्सचर है। दिस इज अ फ्लैट बोल, ये कंटेनर है, यहाँ पे एक फ्रीजिंग मिक्सचर प्रेजेंट है। दो थर्मोमीटर्स, क्या लगेगा हमें? दो थर्मोमीटर्स। T1 टू मेजर टेम्परेचर एट द बॉटम, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे हम लोग बॉटम का टेम्परेचर मेजर करेंगे, एंड T2 टू मेजर द टेम्परेचर एट द टॉप। यहाँ पे T2 है, टेम्परेचर यहाँ का मेजर करेंगे, ठीक है। apparatus क्लियर है? इसमें क्या क्या हो रहा है? एक कंटेनर है जिसमें वाटर फिल्ड है, यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर है आइस और सॉल्ट का, और हमने T1 और T2 दो थर्मोमीटर लिए हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हम टेम्परेचर मेजर कर सके ऊपर वाले पार्ट का एंड बॉटम वाले पार्ट का, ठीक है। देखो अभी आगे क्या है एग्जैक्टली, क्या करना है इसमें कैसे वर्क करेगा। द फ्रीजिंग मिक्सचर कूल्स द वाटर इन द कंटेनर। यहाँ पे जो फ्रीजिंग मिक्सचर था, यहाँ पे जो फ्रीजिंग मिक्सचर है, इसकी वजह से ये जो है, यहाँ पे जो फ्रीजिंग मिक्सचर प्रेजेंट है, इसकी वजह से कंटेनर क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी 30 सेकेंड्स। हर 30 सेकेंड में हम लोग टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे टू ऑब्जर्व हाउ वाटर बिहेव्स व्हेन कूल्ड। हर 30 सेकंड को टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहेंगे। क्या ऑब्जर्व करना है हमें? कि वाटर जब ठंडा होता है, पानी का टेम्परेचर जब गिरता है, वाटर कम होता है, ठंडा होता है जब पानी, तो हाउ डज द वाटर बिहेव। क्या करना है हमें? क्या देखना है? हमें देखना है कि जब भी पहले देखो यहाँ पे, देखो क्या देखना है हमें कि जब भी यहाँ पे हमने फ्रीजिंग मिक्सचर यूज किया, तो ये जो पानी है, इसका टेम्परेचर जब कूल होगा, टेम्परेचर जब कम होगा, तो वाटर का बिहेवियर कैसा होगा? हाउ विल द वाटर बिहेव। देखो मस्तीखोर होते हो तो कैसे सब वॉच रखते हैं ना तुम पे, ऐसे वॉच रखी जा रही कि ठीक है ये टेम्परेचर देने पे वाटर का क्या हो रहा है। तुम लोग अगर मान लो कि यू आर द वेरी मस्तीखोर चाइल्ड ऑफ योर क्लास, ठीक है, तुम एक आप हो जो बहुत मस्ती करते हो, तो सबसे ज्यादा टारगेटेड कौन होते हो? कुछ किसी ने कुछ किया, स्टैंड अप, टीचर बोलते ना स्टैंड अप, तू नहीं किया होगा, तू ये सबसे मस्तीखोर। वैसे ही किसको पकड़ के रखा है यहाँ पे? बाकी के लिक्विड बेचारे सारे नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। कौन मस्ती कर रहा था? वाटर। वाटर में चेंजेस आ रहे थे, तो इसको एग्जैक्टली स्टडी करते हैं। हर एक पॉइंट पे 30 सेकंड में हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। सोचो कितना इंपॉर्टेंस है ना। ऑब्जर्वेशन, अभी हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? एट फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में क्या देखने मिलता है हमें? बोथ थर्मोमीटर शो द सेम टेम्परेचर। ऑब्वियसली सिलेंडर में वाटर फिल किया है, तो दोनों थर्मोमीटर सेम, एक जैसा ही टेम्परेचर शो करेंगे। बोथ द थर्मोमीटर विल शो द सेम टेम्परेचर। थोड़ी देर बाद क्या होगा? जो T1 हमने बॉटम में कनेक्ट किया था, ठीक है, हम ये मानते हैं ये होप्स apparatus है, यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T2 है, ठीक है। T1 जो था shows a rapid drop in temperature। क्या होगा? टेम्परेचर में ड्रॉप आ जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। एज द कोल्डर डेंसर वाटर सिंक्स। हमने क्या बात की थी? जो वाटर कोल्ड हो जाता है, हेवी हो जाता है, डेंस हो जाता है, इट विल सिंक डाउन। इट विल सिंक डाउन मतलब नीचे सिंक हो जाएगा, नीचे आ जाएगा पानी, है ना। फिर When T1 reaches 4 डिग्री सेल्सियस, T1 अभी भी नीचे वाले ही टेम्परेचर की बात हो रही है, जैसे T1 4 डिग्री सेल्सियस पे रीच करेगा, उसका टेम्परेचर जब हम मेजर करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस आएगा। इट स्टेज स्टडी बिकॉज वाटर इज मोस्ट डेंस एट 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कैसा रहेगा? से इट विल स्टे स्टडी, वैसे का वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर उस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा डेंस है। T2, अभी जो T2 है ये ऊपर वाला, ये जो T2 है ऊपर की जो रीडिंग्स हम लेते हैं थर्मोमीटर से, शोज अ स्लोअर डिक्रीज बट इवेंचुअली ड्रॉप्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। धीरे धीरे डिक्रीज तो उसमें भी होगा टेम्परेचर में,
टेम्परेचर तो उसका भी कम होते जाएगा बट एट अ स्लोअर रेट एंड इवेंचुअली इट विल ड्रॉप टू 0 डिग्री सेल्सियस। इवेंचुअली उसका टेम्परेचर कहां पे आके रुकेगा? एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो ये ग्राफ में भी 4 डिग्री वाला टेम्परेचर जो है वो हाईलाइट किया गया है, ठीक है। ग्राफ में भी क्या हाईलाइट किया है? 4 डिग्री वाला जो टेम्परेचर है। यहाँ पे वाटर डेंस है, यहाँ पे वाटर कैसा है? इट इज डेंस, मोस्ट डेंस एट दिस पॉइंट, इसलिए यहाँ पे वाटर सिंक करेगा, ठीक है। ओके देखो नेक्स्ट, what is the explanation? Water behaves anomalously between 0 डिग्री एंड 4 डिग्री। हमने पढ़ रखा है फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। हमने क्या पढ़ा? ये टेम्परेचर में वाटर, ये रेंज में, टेम्परेचर रेंज में वाटर ऐसे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपांड करना चाहिए था, बट इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग बिटवीन दिस रेंज and sinks, it will sink down below 4 डिग्री सेल्सियस। उसके नीचे क्या हो रहा है? 4 डिग्री सेल्सियस के बिलो वाले टेम्परेचर में क्या हो रहा है? वाटर एक्सपांड्स, गेट्स लेस डेंस एंड राइजेस, ठीक है। ये टेम्परेचर के नीचे क्या होगा? इट विल एक्सपांड, इट विल गेट लेस डेंस एंड वाटर ऊपर चला जाएगा, है ना। This is why lower part, this is why the lower part, जो नीचे का पार्ट होगा of the container reaches 4 डिग्री सेल्सियस first। अगेन समझा रही हूँ क्यों नीचे जो ये कंटेनर है, तो यहाँ पे 4 डिग्री वाला पानी यहाँ पे क्यों कलेक्ट होगा? बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्टेड है ना। ये टेम्परेचर पे वाटर कॉन्ट्रैक्टेड है, इट विल गेट हेवियर, इट विल सिंक डाउन। तो यहाँ पे जो बॉटम पार्ट है, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस होगा, इट विल रीच फर्स्ट, यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री पहले रीच होगा, while the upper part cools down more slowly, eventually reaching 0 डिग्री सेल्सियस। इवेंचुअली वो भी इट विल रीच टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लियर है क्यों वाटर ऐसे बिहेव करता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टेम्परेचर है, टाइम एट सर्टेन टाइम, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वहां पे वाटर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इट इज मोस्ट हेवीएस्ट, ठीक है। क्लियर है बेटा? जी। इवेंचुअली देखो, इवेंचुअली ये भी 0 पे ही आके रुक रहा है। सारी चीजें समझ में आ गई क्या? सारी चीजें समझ में आ गई। हाउ डज वाटर बिहेव एनोमलसली, व्हाई इट इज बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, एंड अभी क्यों यूजफुल है। ऐसा बिहेवियर भी कभी कभी काम आ जाता है ना। क्यों यूजफुल है देखो। सो यस बेटा, हमने जो देखा था कि जो एक्वाटिक लाइफ है इट इज गेटिंग सर्वाइव्ड इन कोल्डर क्लाइमेट्स ऑल्सो, है ना। पहले भी एग्जाम्पल देखा, अभी भी वही है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्वाटिक लाइफ सर्वाइविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, क्या होता है एग्जैक्टली? ये जो एक्वाटिक लाइफ है, यहाँ पे जो फिशेज है, ये जो पानी के नीचे जो फिशेज, जो भी बाकी के एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो भी होंगे वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो कैसे, है ना। हाउ आर दे सर्वाइविंग? व्हाई कैन एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव व्हेन टेम्परेचर्स ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस? एक्वाटिक लाइफ जब बहुत कोल्ड कंट्रीज, कोल्ड रीजन्स में, वहां पे जब टेम्परेचर 0 के बिलो भी जाएगा तो भी क्यों सर्वाइव करते हैं? हाउ कैन दे सर्वाइव? क्या हो रहा है एग्जैक्टली देखो, ये मैजिक कैसे हो रहा है भाई? एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना। वही चिपकाना है, आज समझ तो गए, खुद के वर्ड्स में मॉडिफाई करके वही लिखना है। इन रीजन्स विद कोल्ड क्लाइमेट्स when the temperature drops below 0 degree Celsius, water on the surface of lakes and ponds freezes। सरफेस का जो पानी है, यहाँ पे जो लेक और पॉन्ड का पानी है वो फ्रीज करेगा, सरफेस पे जो वाटर है इट विल फ्रीज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, है ना। बट ड्यू टू द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, the water at 4 degree Celsius, by 4 degree Celsius, which is the densest, sinks to the bottom। क्या हो रहा है? जो पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे है it will sink to the bottom। क्यों? क्योंकि heavier है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ पानी है? it has gotten contracted, it is heavier, so it will sink to the bottom। the ice forms only on the surface, ice सिर्फ surface पे फॉर्म होगी, while the deeper water remains at 4 डिग्री सेल्सियस। जो डीप, यहाँ पे जो पानी होगा, जो डीपर वाटर, अंदर जो डीप पानी होगा वो रहेगा भाई 4 डिग्री सेल्सियस पे ही, allowing aquatic life to survive in this layer of the water। this creates an insulated environment under the ice। उनके लिए एक इंसुलेटेड एनवायरमेंट बन जाएगा, वहां पे जो एक्वाटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर पाएंगे। आया समझ में?
आ गया समझ में? वही चीज थी, बस इनको यूज किया, इनका नाम यूज करके वही कंसेप्ट अप्लाई करना था यहाँ पे भी। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाते तो डरना नहीं है। क्या नाम आएगा? सीधा दिमाग में आना चाहिए, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और क्या? 4 डिग्री सेल्सियस। यस। अभी इसका डिसएडवांटेज भी है ना? डिसएडवांटेज भी है। वाटर पाइप्स ब्रेकिंग एंड रॉक्स क्रैकिंग इन विंटर। क्या हो रहा है? व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर एक्सपांड्स इंस्टेड ऑफ कंट्रैक्टिंग, है ना? बिलो 4 डिग्री क्या होगा? वाटर विल एक्सपांड इंस्टेड ऑफ कंट्रैक्टिंग। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ वाटर्स एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, एज वाटर फ्रीजेस इट टेक्स अप मोर स्पेस। जैसे ही वाटर फ्रीज होगा ज्यादा स्पेस लेगा। इफ वाटर फ्रीजेस इनसाइड पाइप्स, अगर पानी इनसाइड पाइप के अंदर फ्रीज हो रहा है तो क्या होगा? जब एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन पुट्स प्रेशर ऑन द पाइप्स कॉजिंग देम टू बर्स्ट। यहाँ पे देखो, अगर वाटर फ्रीज कर रहा है, ठीक है, वाटर इज फ्रीजिंग ओवर हियर, यहाँ पे पाइप में वाटर फ्रीज किया। जब भी वाटर एक्सपांड करना होगा, जब भी वाटर एक्सपांड करेगा तो क्या होगा? एक्सपांशन की वजह से ये जो पाइप से यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे प्रेशर लगेगा हर जगह पे, है ना? वाटर के कॉर्नर साइड्स पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। उस वजह से पाइप्स क्रैक हो जाएंगे। सिंपल है ना? Similarly, when water trapped in rocks freezes and expands, it causes cracks in the rocks. वैसे ही अगर rocks में cracks है, water जाएगा, it will get freezed, और जब freeze होने के बाद वापस जब expand करेगा तो क्रैक्स आ जाएंगे रॉक्स में। बस ये भी सारे एग्जांपल्स किसके? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट इज ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। क्या है? ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, है ना? कभी कभी बोलते हो ना कि आज तो बारिश आने वाली है, बहुत चिप लग रहा है, बहुत ऐसे लग रहा है कि एकदम स्टिकी फील हो रहा है ना? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है, एयर में जो है, उसमें वाटर वेपर का अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी क्या है? उस क्लाइमेट को हम क्या रेफर करते हैं? आज जो कंडीशन है, आज जो एनवायरमेंट, जो एयर है ना, वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड है। कैसी है? इट इज वेरी मच ह्यूमिड। तो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। इट इज द डेफिनेशन ही मान लो। क्या है? इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। एयर में, हवा में कितना ह्यूमिड है, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज टर्म्ड एज ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर कम्स फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ वाटर कवरिंग अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। वाटर वेपर कैसे आया? वाटर वेपर प्रेजेंट है, बोल दिया हमने, वाटर वेपर प्रेजेंट है। हम बोलते हैं इस कंडीशन की एयर ह्यूमिड है, बट वाटर वेपर आया कहां से? वाटर वेपर इवेपोरेशन से आया, है ना? इतना वाटर प्रेजेंट है अर्थ में, है ना? अर्थ में इतना सारा वाटर प्रेजेंट है, तो वो वाटर जब इवेपोरेट होगा तो कौन से फॉर्म में रहेगा? इन द एयर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। Humidity affects how the weather feels. High humidity makes the air feel moist, है ना? Moist feel होता है, heavy feel होता है। अभी बात की ना, ऐसा लगता है कि ऐसे सब चिपक रहा है, हाथ से चिपकते एक दूसरे से, बहुत ऐसे कैसा फील होता है? ऐसा गंदी सी फीलिंग नहीं आती, है ना? होता है ना वैसे, अगर यार आज कैसे गर्मी हो रही है, पसीना बहुत ज्यादा है, वो पसीना नहीं, एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्ट है वो वाटर वेपर है। एयर में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो हाई ह्यूमिडिटी मतलब क्या? एयर विल फील मॉइस्ट। और जब ह्यूमिडिटी लो होगी, मतलब वाटर वेपर जब कम होगा इनटू द एयर, एयर कैसी होगी? ड्राई होगी। एयर विल बिकम ड्राई। ओके, इट विल फील ड्राई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सैचुरेशन एंड वाटर वेपर। सैचुरेशन मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया है ना? सैचुरेशन का थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया है। एयर कैन ओनली होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एयर एक सर्टन अमाउंट, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड कर सकती है। ऐसा नहीं कि कितना भी वाटर वेपर आ रहा है, आने दो एयर विल होल्ड। नहीं, एक टेम्परेचर पे एक लिमिट है,
एक लिमिट है एयर की जितना वो वाटर वेपर होल्ड कर सकता है. व्हेन द एयर होल्ड्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड. जितना एयर की कैपेसिटी है उतना वाटर वेपर अगर प्रेजेंट है, उतना वाटर वेपर अगर प्रेजेंट है इनटू द एयर, तो हम क्या बोलेंगे, एयर कैसी है, एयर इज सैचुरेटेड. When the air holds the maximum possible, जितनी कैपेसिटी है भाई मेरी उतना वाटर वेपर प्रेजेंट है, एयर विल बी लाइक जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना वाटर वेपर मेरे में प्रेजेंट है, मतलब इट इज क्या, मतलब मैं सैचुरेटेड हूं, इट इज सैचुरेटेड. आया टर्म समझ में, व्हाट इज सैचुरेशन, सैचुरेटेड एयर मतलब क्या, जितनी कैपेसिटी होगी, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी ऑफ व्हाट, ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर, उस टाइम पे हम बोलते हैं एयर क्या है, इट इज सैचुरेटेड. ठीक है. अभी अगर बहुत ज्यादा वाटर वेपर हो गया तो क्या होगा, व्हेन देयर इज टू मच वाटर वेपर इट टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स, व्हिच कैन लीड टू कंडेंसेशन. इट विल लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है, गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना. कंडेंसेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ अ गैस टू लिक्विड, इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन. तो बहुत ज्यादा जब वाटर वेपर हो जाएगा तो वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब गैस का कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में, इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज गेटिंग कंडेंस, या फिर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है. ओके. ये बेटा सारे टर्म्स, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं ना याद करते जाओ, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं समझते जाओ. ठीक है. नेक्स्ट इज ड्यू पॉइंट. ये DUE वाला ड्यू नहीं है, ये DUE वाला ड्यू नहीं है, ये क्या है, DEW पॉइंट, ड्यू पॉइंट. ड्यू पॉइंट क्या है, इट इज द पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम्स सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर. हमने बोला एयर सैचुरेटेड हो जाती है, इट कैन होल्ड मैक्सिमम अमाउंट, जो एक मैक्सिमम पॉइंट होगा एयर का टू होल्ड वाटर वेपर, उसे हम सैचुरेशन बोलते थे, राइट. तो वो जो सैचुरेशन है, जो टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे एयर सैचुरेटेड हो जाती है विथ वाटर वेपर, एयर इज गेटिंग सैचुरेटेड, या फिर एयर बिकम सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर. When the temperature drops, अभी क्या होगा, when the temperature drops to the dew point, excess water condenses into dew. इसको ही हम वाटर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं. किस में कंडेंस हो रहा है वाटर, जो एक्सेस वाटर है, जब भी एयर सैचुरेटेड हो जाएगी, टेम्परेचर जब ड्रॉप हो जाएगा कहाँ तक, टू द ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट पे आके टेम्परेचर जब रुकेगा तो जो एक्सेस वाटर होगा, जो एक्सेस वाटर है, सैचुरेटेड एयर है, तो वो जो एक्सेस वाटर है इट विल गेट कंडेंसेस. हमने बोला कि कंडेंसेशन होगा, तो कंडेंसेशन होने के बाद जो एक्सेस वाटर वेपर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू ड्यू. ड्यू मतलब क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स. यस. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. व्हाट इज इट, एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. दोनों याद रखना है. ठीक है, दोनों याद रखना है. बता रही हूँ, समझा रही हूँ, समझ लो बेटा. डेफिनेशंस ना अगर रट्टा मारोगे ना कि अच्छा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये डेफिनेशन है, तो कभी लर्न नहीं होगी. पहले समझो एंड देन डेफिनेशन लर्न करो, फिर देखो कैसे लर्न होती है. कंसेप्ट समझने के बाद चीजें लर्न करना इज वेरी इजी. कंसेप्ट नहीं समझोगे, चीजें बहुत टाइम लेगी लर्न करने को. रट्टा मार लोगे, खैर रट्टा तो सब लोग ही मार लेंगे, मार लोगे रट्टा, लास्ट मोमेंट पे रट्टा मारा हुआ कभी काम नहीं आएगा. समझे हुए कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं यूज करके कहीं ना कहीं मार्क्स अपने हाथ में ले सकते हो तुम लोग. ठीक है. Absolute humidity measures how much water vapor is present in a specific volume of air. एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, हम माने कि इतना वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है ना. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब क्या, इतनी, यहाँ पे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है एयर का, उस वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. इट इज यूजुअली मेजर्ड इन
केजी पर मीटर क्यूब। अगर कभी ऐसे भी लिखा है केजीएम, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये हम जब ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -3, रेज टू -3। तो केजी मीटर इनवर्स रेज टू -3, ये भी करेक्ट है। तो क्या किस में मेजर करेंगे? केजी पर मीटर क्यूब में। क्या समझ में आया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मेजर्स हाउ मच वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, हाउ मच वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, ओके। यूनिट याद रखना है, किस किस में मेजर करेंगे, दैट शुड बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंपेयर्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, कितना एक्चुअल अमाउंट प्रेजेंट है एयर में। ठीक है, अभी एक अमाउंट, एक एयर है, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, टू द अमाउंट नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड, कितना प्रेजेंट है और उसमें और कितना वाटर वेपर ऐड हो सकता है सो दैट द एयर बिकम सैचुरेटेड एट द टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे बेसिक फॉर्मूला देख लो। देखो, एक्चुअल कितना प्रेजेंट है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है, वाटर वेपर, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, और एयर की कितनी कैपेसिटी और कितना ऐड हो सकता है उसमें, कि मास कितना नीडेड है किसके लिए, एयर को सैचुरेट करने के लिए, फॉर सैचुरेशन। अगेन रिपीटिंग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? एक्चुअल जितना भी वाटर वेपर का मास है वो। अभी आपके आजू बाजू कोई भी टेम्परेचर रेंज ले लो, उस टेम्परेचर रेंज में अभी कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, और उस टेम्परेचर रेंज में ही और कितना वाटर वेपर हो सकता है ताकि जो एयर है वो सैचुरेट हो जाए। ठीक है, मास नीडेड फॉर सैचुरेशन। इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ परसेंटेज यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? अभी जो डेफिनेशन जो क्लियर था वही फॉर्मूला है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर और मास नीडेड, और कितना मास चाहिए फॉर सैचुरेशन इनटू 100, परसेंटेज है इनटू 100। बेसिक सी मैथ्स है। ठीक है, इफ द एयर हैज हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना, अगर बहुत ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इट्स क्लोज टू बीइंग फुल्ली सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वो इट इज वेरी क्लोज टू बीइंग सैचुरेटेड, मतलब बहुत पास में है सैचुरेशन के, विथ वाटर वेपर, मेकिंग द एयर फील ह्यूमिड। तो एयर कैसे फील होगी? ह्यूमिड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है मतलब इट इज वेरी क्लोज टू गेट रीच, मतलब इट इज वेरी क्लोज टू रीच टू द स्टेट वेर इट इज फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, और एयर कैसे फील करेगी? इट विल फील मोर सैचुरेट, मोर ह्यूमिड, एयर और ज्यादा ह्यूमिड हो जाएगी। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट। अगेन ड्यू पॉइंट तो हमने समझ लिया है। एट द ड्यू पॉइंट, उनमें क्या रिलेशन? एट द ड्यू पॉइंट पे द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? 100%। ड्यू पॉइंट क्या था याद करो, उस पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी। इफ द ह्यूमिडिटी इज अबाउ 60%, अगर ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा होगी, एयर फील्स ह्यूमिड। हमने क्या बोला? अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इट इज वेरी क्लोज टू रीच टू सैचुरेशन, है ना, तो मतलब ज्यादा एयर ज्यादा ह्यूमिड फील होगी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम है तो एयर कैसे फील होगी? ड्राई। ठीक है, और ड्यू पॉइंट क्या है? जिस पॉइंट पे, अगेन रिपीटिंग, एट द ड्यू पॉइंट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, मतलब उस पॉइंट पे एयर क्या होगी? इट, जो वाटर वेपर है, इट विल कंडेंस एंड गेट फॉर्म्ड इनटू ड्यू। मतलब क्या? ड्यू मतलब बेटा जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, यहाँ पे भी लिख दो, जब वापस रिवाइज करो तो पता चले। ड्यू मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ओके। हाँ जी, देखो नेक्स्ट, व्हाइट ट्रायल बिहाइंड प्लेन्स। प्लेन उड़ते देखा है? यस, बैठे हो? हाँ, जो प्लेन
उड़ते बैठे नहीं, ठीक है, जो प्लेन उड़ते देखा है ना, बचपन में देखते थे, जब भी प्लेन की आवाज आती थी भाग के आते थे गैलरी में, छत पे चढ़ जाते, प्लेन उड़ते देखते, ठीक है। तो उस टाइम पे या फिर अभी भी दिखता होगा कि ये जो व्हाइट कलर की ऐसे लाइन बन जाती है, हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ट्रायल दिखता है। तो ये जो व्हाइट लाइंस बन जाती है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, वाई इट इज हैपनिंग। पहले तो बचपन में प्लेन जो है ना वो धुआं छोड़ता है, गैस रिलीज करता है, उस वजह से क्या होता है ना, व्हाइट 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 लाइन दिखती है, और वो बहुत टाइम तक भी दिखती है ना, कभी कभी बहुत टाइम तक दिखती है, कभी कभी थोड़े से टाइम में गायब हो जाती है। गायब तो हो ही जाती है, वैसे क्या, वैसे तो ऐसे नहीं है परमानेंट वैसे रहेगी, है ना, वैसे तो नहीं है। तो क्यों ऐसे हो रहा है, वाई इज दैट सीन, ऐसा क्यों दिख रहा है। तो ड्यूरिंग विंटर you may see a white trail behind a flying airplane. white trail क्यों दिखती है, तो विंटर में दिखती है, तो क्यों होता है। This trail forms when the vapor released from the airplane's engine condenses and forms cloud. जो वेपर प्लेन के इंजन से रिलीज करेंगे वो वेपर कंडेंस होगा, वो वाटर वेपर कंडेंस होके क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म क्लाउड। अगेन रिपीटिंग, व्हाइट ट्रेल क्यों दिखती है, जो विंटर सीजन में जब भी हमें व्हाइट ट्रेल दिखते हैं तो क्यों दिखते हैं, जो एयरप्लेन का इंजन है, जो एरोप्लेन हम बोलते हैं ना, एरोप्लेन, ये वही एरोप्लेन ओके उधर नहीं जाते, उस कंसेप्ट में नहीं जाना। जो एयरप्लेन होते, जो प्लेन का बेटा जो इंजन होगा, इट विल कंडेंस, है ना, इंजन से जो एयर निकलेगी इट विल गेट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड। वहां से जो वेपर रिलीज हो रहा है, इंजन से जो वेपर रिलीज होगा वो कंडेंस होगा, वाटर वेपर जो है इट विल गेट कंडेंस एंड इट विल फॉर्म क्लाउड्स। अभी यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी कंसेप्ट लगेगा। हाउ, इफ द एयर हैज हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, ज्यादा है, तो क्या होगा, द ट्रेल स्टेज विजिबल फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज द एयर इज ऑलरेडी क्लोज टू बीइंग सैचुरेटेड। हमने क्या बोला था, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या, कि इट इज वेरी क्लोज टू बिकम सैचुरेटेड, है ना, इट इज वेरी क्लोज टू बिकम सैचुरेटेड। तो अगर वो पॉइंट पे अगर ट्रेल फॉर्म हो रही है तो इट विल स्टे विजिबल फॉर अ लॉन्गर टाइम, है ना। बट इन केस इफ द एयर हैज लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी द ट्रेल डिसअपियर्स क्विकली और मे नॉट इवन फॉर्म। ट्रेल जो होगी वो इट विल डिसअपियर, जल्दी जल्दी गायब हो जाएगी। कभी कभी देखते हो ना, अरे अभी तक है, मतलब क्या हम इससे क्या मेजर कर सकते हैं, कभी ऐसा दिख जाए तो ऑब्जर्व करो और क्या मेजर कर सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं। अगर ज्यादा टाइम तक वो ट्रेल दिख रही है, वो व्हाइट लाइन जो आपको दिखती है वो दिख रही है, मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है, हाई है। अगर वो जल्दी जल्दी डिसअपियर हो रही है या फिर फॉर्म ही नहीं हुई तो क्या है, इट इज लो। क्या लो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर है, क्लियर है। वाई डज द व्हाइट ट्रेल इज फॉर्म बिहाइंड द एयरप्लेन, क्योंकि अगेन रिपीट कर दो, जस्ट बता दो सिर्फ थोड़ा थोड़ा। ओके देखो, जो एयरप्लेन है उसके इंजन से सम वेपर इज रिलीज, तो वो जो वेपर होगा इट विल गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्लाउड्स। वो फॉर्म क्या करेगा, इट विल फॉर्म क्लाउड्स। कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वेपर विल कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स। अभी दो केसेस हो सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब जो एयर है इट इज सैचुरेटेड, इट इज वेरी क्लोज टू रीच टू इट्स सैचुरेशन पॉइंट, है ना, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो ट्रेल ज्यादा टाइम तक दिखेगी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रेल थोड़े कम टाइम तक दिखेगी, या फिर थोड़े टाइम तक दिख के डिसअपियर हो जाएगी, या फिर फॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी मैम, क्लियर क्लियर, ओके 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 ओके। ड्यू पॉइंट एंड ऑब्जर्वेशंस, कहाँ कहाँ पे दिखता है, हम ड्यू पॉइंट देखते हो, फ्रिज से बॉटल निकालते हो, थोड़ी देर तक अगर वही पानी की बॉटल हम वैसे ही रखें तो बाहर की साइड भी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, देखा है अभी, है ना, बाहर की साइड भी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गए। अंदर का पानी बाहर आता है क्या, अंदर का पानी बाहर आएगा नहीं, तो क्या हो रहा है, देखो, take a cold water bottle from the refrigerator and leave it outside, बाहर रख दो। After some time, थोड़े टाइम बाद water droplets appear on the outside of the bottle, ये एक चीज होती है। दूसरा होता है मॉर्निंग ड्यू, सुबह सुबह कभी देखा है ग्लास पे, कार की ग्लास पे या आपकी जो विंडो पैनल्स है उस पे, वहां पे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, या फिर जो ट्रीज होते हैं आपके प्लांट्स है उन पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। ये भी सेम ही कंसेप्ट लग रहा है,
वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, ड्यू फॉर्म हो रहा है। कंसेप्ट सब में सेम लग रहा है, कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है, बस वही देख रहा है। Similar droplets are seen on the plant leaves, grass, window glass in the early morning, है ना। सुबह सुबह के टाइम पे ये सब हमें ऑब्जर्व होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू पॉइंट रीच हो जाता है, वाटर वेपर जो है कंडेंस कर जाता है टू फॉर्म ड्यू, मतलब क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स। यस, बच्चों को समझ में आ गया है ना, होशियार है बच्चे मेरे, बड़े बड़े होशियार है इस बार तो। आई कैन गारंटी, तुम लोग लेक्चर्स देख लो, जितना मटेरियल मैं दे रही हूँ ना अपनी साइड से वो कर लो। हम लोग लास्ट में भी जब तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले होंगे ना, तभी भी हम लोग एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेंगे, तुम्हें क्या क्या चाहिए उस नीड के हिसाब से लेके, फिर तुम्हारे और जो भी इंपॉर्टेंट सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आए थे इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी में सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगी। बट अभी टाइम है, अभी एक एक लेक्चर देखो, एक एक लेक्चर अच्छे से देखो, जो भी मटेरियल प्रोवाइड कर रही हो उसका पूरा यूज करो, सब कुछ फ्री में है, जीरो चार्ज है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए चार्ज कर रही हो, अभी सब कुछ फ्री में आप लोगों को, बट यूज करो, हर एक चीज यूज करो। व्हाट डज दिस शो, क्या हो रहा है अभी बेटा, बहुत बार पढ़ लिया है ना, बहुत बार पढ़ लिया, समझ में भी आ गया। देखो, दिस ऑब्जर्वेशन टेल्स दैट वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन देयर, हाँ भाई पता है, व्हेन एयर कूल्स डाउन, है ना, ड्यू टू ड्रॉप इन टेम्परेचर, इट कांट होल्ड ऑल द वाटर वेपर, सब वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकता है। द एक्स्ट्रा वाटर वेपर टर्न्स इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस ड्यू पॉइंट की प्रॉपर्टी, ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम्स सो कूल दैट इट कैन नो लॉन्गर होल्ड द वाटर वेपर। डेफिनेशन है ना, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर डिसाइड्स द ड्यू पॉइंट, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, इट विल डिसाइड द ड्यू पॉइंट। क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी। अभी कुछ यूनिट्स है हीट के, मैंने बोला था ना यूनिट याद रखने हैं, कहाँ पे काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, यूनिट याद रखना है। सो कौन से यूनिट है हीट के। फर्स्ट इज, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, सो इट इज जूल। एसआई यूनिट क्या है, जूल। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, इट इज कैलोरी। सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी। SI unit of heat is joule, CGS unit of heat is calorie. 1 calorie क्या होता है, the amount of heat needed to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. 1 gram of water उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट लगेगी उसे हम 1 कैलोरी में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम 14.5 से 15.5, 1 डिग्री का चेंज आ रहा है इसमें, है ना। 14.5 से 15.5 में कितना चेंज आ रहा है, 1 डिग्री का चेंज। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट नीडेड होगा टू रेज द टेम्परेचर, कितना, ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय कितना, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसे हम 1 कैलोरी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज किलो कैलोरी। नेक्स्ट इज किलो कैलोरी। बेटा 1 कैलोरी है, 1 किलो कैलोरी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ग्राम की जगह पे क्या लगेगा। हाँ हाँ, आया समझ में, आया समझ में, बाकी तो सब सेम ही है ना। हाँ, ऐसे ऐसे चीजें ये ना, देखो 1 लर्न कर रही हो ये बोनस है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। 1 लर्न कर लिया, दिस इज बोनस। 1 कैलोरी है, ये 1 किलो कैलोरी है ना। ऐसे जो रिएक्शन मैंने अभी दिया था, हाँ हाँ आ गया समझ में, वैसे फील होता है जब एग्जाम में एक ये क्वेश्चन आ जाता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कितना, यहाँ पे 1 ग्राम था, यहाँ पे 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सेम चेंज, टेम्परेचर तो इतना ही है 1 डिग्री, फ्रॉम 14.5 टू 15.5, 1 डिग्री का ही चेंज हो रहा है। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पे बस 1 ग्राम था, यहाँ पे 1 kg है, ठीक है, डिफरेंस उतना ही है। समझ समझ के पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क तो करो ही, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, है ना। कन्वर्जन देखो, 1 कैलोरी
1 कैलोरी किसके इक्वल होगा? 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल होगा? 1000 कैलोरीज, ऑब्वियसली, है ना। कन्वर्जन बिटवीन कैलोरी एंड जूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 कैलोरी जो है इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। कितना इक्वल होगा? 1 कैलोरी 4.18 जूल्स के बराबर है। 1 कैलोरी 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज के इक्वल है। ओके, ये दोनों तो बेटा बोनस डेफिनेशन है, एक लर्न कर लो दूसरी अपने आप आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट इज जेम्स प्रिस्कॉट जूल। इन्होंने क्या किया था? नाम में ही जूल है, मतलब समझ में तो आ गया है, होशियार है तुम लोग, आइडिया तो लग ही गया है। जूल शोड दैट द हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। मैंने बता दिया था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स विगरसली मूव करेंगे, एनर्जी कौन सी होगी? हीट एनर्जी। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो हीट एनर्जी है कहां से आ रही है? फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ही प्रूव दैट एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। His work led to the first law of thermodynamics. Heat can be converted into work. Heat जो है बेटा, heat हम work में भी convert कर सकते हैं। Heat की मदद से machines रन होते, बहुत सारी चीजें होती है। ये first law of thermodynamics है। बेटा ये जो तुम्हारा प्यारा सा चैप्टर हीट है ना, अभी 10th में वो प्यारा सा चैप्टर हीट है, जो आप 11th-12th में जब जाओगे साइंस लेने का मन करेगा तो ये चैप्टर आ जाएगा। ये अभी तो थोड़ा सा ही पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स नाम ही सुना है, थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली क्या है ये तो भाई 11th-12th में मजे लेना। हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हीट को हम वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो यूनिट जूल है ना, हमने देखा था हीट का यूनिट जो जूल है, इट इज नेम्ड आफ्टर हिज नेम। उनका नाम था, उन्होंने डिस्कवर किया था, उनके नाम का यूनिट बन गया भाई। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। देखो यहां पे कुछ तो एक्सपेरिमेंट है, कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया है। एग्जैक्टली क्या किया? ये कुछ तो वैक्स लेयर प्रेजेंट है मैम, है ना, हमें दिख रहा है समथिंग समथिंग वैक्स लेयर प्रेजेंट है। इसमें 3 बॉल्स प्रेजेंट है, 3 सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। एक आयन का बना हुआ है, एक कॉपर का बना हुआ है, एक लेड का बना हुआ है। मतलब इनका मटेरियल में डिफरेंस है कुछ तो, है ना। क्या डिफरेंस आ रहा है मैम? कुछ तो मटेरियल में डिफरेंस है, बाकी दिखने में तो तीनों सेम है, सिर्फ मटेरियल में डिफरेंस है। और ये वैक्स वाला कंटेनर है। तो एग्जैक्टली किया क्या हमने? देखो, टेक 3 स्पीयर्स, स्पीयर्स मतलब सर्कल सर्कल, हाँ, टेक 3 स्पीयर्स मेड अप ऑफ आयरन, कॉपर एंड लेड, ईच हैविंग द सेम मास। एक जैसा दिख रहा है ना, सबका मास एक जैसा होगा। मान लो सबका मास 10 kg है, ठीक है, सबका मास 10 kg है, सबका मास सेम है। हीट देम इन बॉइलिंग वाटर अंटिल दे रीच 100 डिग्री सेल्सियस। उनको हीट करो जब तक टेम्परेचर कहां तक जाता है? जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। फिर क्या करना है? प्लेस ईच हॉट स्पीयर ऑन अ थिक वैक्स लेयर एंड ऑब्जर्व हाउ डीप दे गो इनटू द वैक्स। एक थिक वैक्स की लेयर बनाओ, तीनों बॉल्स को, तीनों स्पीयर्स को उस पे रखो, फिर देखो कि कौन सा स्पीयर कहां तक नीचे जाता है, ठीक है। सिंपल सेटअप था एक्सपेरिमेंट का। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया? जो आयन स्पीयर है इट गोज डीपेस्ट इनटू द वैक्स। जो आयन स्पीयर है वो सबसे नीचे तक गया। जो लेड स्पीयर है ये सबसे कम तक गया। सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? लेड वाले स्पीयर ने। सबसे ज्यादा नीचे तक कौन गया? जो आयन स्पीयर था। एंड द कॉपर स्पीयर इज इन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस था वो कॉपर स्पीयर ने अटेन किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयन है सबसे नीचे गया। वेट, सबका मास सेम है, ठीक है, सबका मास सेम है। हमने क्या किया? अलग अलग मटेरियल से स्पीयर्स लिए, एक आयन का, एक कॉपर का, एक लेड का। जब भी उनको हमने 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में हीट किया और बाद में वैक्स के लेयर में डाला तो सबसे नीचे आयन वाला गया, बीच में कॉपर, एंड सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? लेड स्पीयर ने। अभी ये क्यों बढ़ाया मैम? क्यों जरूरी था? क्यों जरूरी था ये?
इसलिए देखो, व्हाट डज दिस शो, ईच स्फीयर एब्जॉर्ब्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। हर एक ने सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की होती तो सारे एक ही लेवल पे आके रुकते ना, सारे एक ही लेवल पे आके रुकते। बट ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन अ प्रॉपर्टी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, एक प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, देखना है व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किस पे डिपेंड किया, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक स्फीयर में, हर एक स्फीयर ने एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की। सबने एक जैसी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की होती तो सब एक ही लाइन में होते, है ना, एक ही लाइन में होते, क्योंकि मास तो सेम था, वेट की वजह से तो कोई नीचे नहीं गया, वेट तो सेम था, मास तो सेम था, बट क्या डिफरेंट था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। So what is it? Specific heat capacity है क्या? Specific heat capacity of an object is the amount of heat energy required to raise the temperature. To raise the temperature of 1 kg of that object by 1 degree Celsius. What is specific heat capacity? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी हीट एनर्जी लग रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ऑफ 1 kg ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 3 ऑब्जेक्ट्स थे, इनको हमने 10 माना था, इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके 1 kg मान लो। 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है उसको कितनी हीट कैपेसिटी, कितनी हीट देनी पड़ेगी, तब जाके उसमें 1 डिग्री का चेंज आएगा, उससे तब जाके 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इट इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर सी, यहाँ पे भी लिख दो, इट इज रिप्रेजेंट बाय लेटर छोटो सी, मतलब छोटा वाला सी, नॉट कैपिटल वाला, ठीक है। डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, ओके। आ गया समझ में व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबने अलग अलग हीट एब्जॉर्ब की, तो सबको 100 डिग्री हमने 100 डिग्री में हीट किया था, बट सबने अलग अलग हीट एब्जॉर्ब की, तो उनका टेम्परेचर चेंज करने के लिए, फॉर एग्जांपल 1 kg का टेम्परेचर चेंज करने के लिए टू फॉर 1 डिग्री कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय सी। हाँ जी, अभी हीट के कुछ यूनिट्स थे तो स्पेसिफिक हीट के भी यूनिट्स होने चाहिए, है ना। तो ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर डिग्री सेल्सियस पर केजी। एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा करेंगे जी। ऐसा यूनिट जूल पर डिग्री सेल्सियस पर केजी। सीजीएस यूनिट कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में यही है, न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला लर्न करना है। इजीएस्ट फॉर्मूला है एमसी, इजीएस्ट फॉर्मूला है क्या, एम सी डेल्टा टी, ये है आपका फॉर्मूला, एम सी डेल्टा टी। हीट एनर्जी जब भी कैलकुलेट करेंगे हम इस फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करेंगे। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितनी होगी, एम सी डेल्टा टी, वेयर एम क्या है, मास, ऑब्जेक्ट कितना मास है, कितना हैवी ऑब्जेक्ट है, मास क्या है, सी हमने बताया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और डेल्टा टी मतलब डेल्टा जहां पे लगता है बेटा, मतलब पता है ना, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, मतलब टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था और बाद में टेम्परेचर चेंज हुआ तो 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितना टेम्परेचर, तो हम बोलेंगे ये T1 ले लो, ये T2 ले लो, तो हम बोलेंगे डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा हमारा डेल्टा टी, चेंज इन हीट कितना हुआ, डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब डेल्टा टी का मतलब समझ में आ गया, जहां जहां पे भी हम डेल्टा टी यूज करेंगे, जहां जहां पे डेल्टा टी यूज हो रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब ये टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा टी। ये फॉर्मूला ये लिखे लो, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, एंड इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, न्यूमेरिकल्स इस पे ही करने हैं, न्यूमेरिकल्स इस पे ही करने हैं,
ठीक है, समझ में आ गया यूनिट्स। नाउ हीट एक्सचेंज, बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट में हीट एक्सचेंज होती है, हमने देखा ना, हीट ट्रांसफर होगी, हीट एक्सचेंज होगी। तो हीट ट्रांसफर क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एंड अ कोल्ड हॉट ऑब्जेक्ट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट, द कोल्ड ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब्स हीट एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। ऑब्वियसली फर्स्ट में, स्टार्टिंग में, इनिशियल में ही बताया था कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम अगर हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट को बेटा क्यू लिख लो, ठीक है, हीट मतलब क्यू, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट जब हीट एब्सॉर्ब करते जाएगा तो हीट कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है? फ्रॉम दी हॉट ऑब्जेक्ट टू दी कोल्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली, है ना। इसमें हो क्या रहा है? इसमें जो हॉट ऑब्जेक्ट है इट इज लूजिंग द हीट, है ना। तो हॉट ऑब्जेक्ट जब हीट लूज करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट जब हीट लूज करेगा तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कॉजिंग इट्स टेम्परेचर टू डिक्रीज, है ना। फिर क्या होगा? जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो हीट गेन कर रहा है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यस, equal temperatures. This heat exchange continues until both the objects reach the same temperature. ये exchange कब तक चालू रहेगा? जब तक दोनों ऑब्जेक्ट एक सेम टेम्परेचर पे आके नहीं रुक जाते। मतलब ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये हीट लूज करते जाएगा, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, हीट गेन करते जाएगा। हॉट ऑब्जेक्ट हीट लूज करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा। कब तक? जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते तब तक। क्लियर है? हाँ जी। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? इफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ हीट रेजिस्टेंट बॉक्स आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हीट एनवायरनमेंट में ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, हीट उसी बॉक्स में उसी प्लेस में रहनी चाहिए, एनवायरनमेंट में हीट रिलीज नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। नो हीट कैन एस्केप एंटर, नो हीट कैन एस्केप, देखो ये एक आइसोलेटेड, हम बोलते हैं कि ये बॉक्स जो है हमने इसको माना दिस इज एन आइसोलेटेड बॉक्स, मतलब कोई भी हीट अंदर भी नहीं आ सकती, यहां से हीट बाहर भी नहीं जा सकती, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? हीट अंदर भी नहीं आएगी, हीट बाहर भी नहीं जाएगी। और ये जो दोनों बॉक्सेस है, यहाँ पे जो दोनों बॉक्सेस होंगे, बॉक्स ए और ये, इनके अंदर ही बस ट्रांसफर होगा किसका? हीट का, ठीक है। तो एक लूज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, दूसरा गेन करेगा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा। ये जब तक चलते रहेगा जब तक दोनों ही सेम टेम्परेचर पे आके नहीं रुक जाते। क्लियर है? क्लियर है? हीट एक्सचेंज कैसे हो रहा है? हाँ जी। ओ, ये रोबोट जैसे दिख रहा है कि नहीं? देखो अच्छे से इधर बनाते हैं, इधर। यस, यो, ओके, चलो 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 चलो। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, वापस से बात किसकी हो रही है? आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? होप पता चल गया आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, जो हॉट ऑब्जेक्ट हीट लूज करेगा, है ना, दैट विल बी हीट गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली जो हीट लूज हुई हॉट ऑब्जेक्ट से, जो हीट हॉट ऑब्जेक्ट ने लूज की, वही हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, क्योंकि सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड है, अंदर की हीट बाहर भी नहीं जा रही, बाहर की हीट भी अंदर नहीं आ रही, तो एक जो लूज करेगा दूसरा वो गेन करेगा, राइट। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। बेसिकली हम लिख सकते हैं हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, ठीक है, ठीक है। हीट जो लूज हुई, दूसरी तरफ हीट गेन हुई, ओके। और ये कब तक चलेगा? जब तक दोनों एक इक्वल टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। और एक कंडीशन है, कब होगा ये? जब सिस्टम आइसोलेटेड है। हाँ जी। मेजरिंग स्पेसिफिक हीट, कैसे मेजर करेंगे? देखो, एक कैलोरीमीटर है। व्हाट इज एन कैलोरीमीटर? एंड कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैलोरीमीटर कब यूज करते हैं? स्पेसिफिक हीट मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे। It helps track the heat exchange between hot solid object, water and the calorimeter itself. बेटा कैलोरीमीटर इन्वॉल्व है
है ना, कैलोरीमीटर भी इन्वॉल्व है। इसके बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये हमने ये लिया, इस पे या आइसोलेट, और ये डिब्बा बंद है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो वाटर होगा, यहाँ पे अगर वाटर प्रेजेंट है, यहां से हम अगर कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे, वो हीटेड ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो हीटेड ऑब्जेक्ट होगा, तो वो ऑब्जेक्ट प्लस ये वाटर प्लस ये भी तो इन्वॉल्व होगा। ये जो कैलोरीमीटर है इवन दैट इज इन्वॉल्व। ये होता है बेटा कैलोरीमीटर, ऐसा सेटअप होता है। जैसे ही हमने बाहर का ऑब्जेक्ट को अंदर डाला, ये ऑब्जेक्ट मानो हीटेड ऑब्जेक्ट है, तो ये हीटेड ऑब्जेक्ट जैसे ही इसमें आएगा तो वाटर का टेम्परेचर जो कम था वो भी इंक्रीज होगा, साथ साथ में ये जो कैलोरीमीटर है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो भी तो हीट गेन करेगा ना, इवन दैट विल गेन द हीट। तो बस वही लिखा है। हीट एक्सचेंज क्या होगा, व्हेन अ हॉट सॉलिड When a hot solid is placed in the water inside the calorimeter, heat transfer starts. जैसे ही हमने ये hot solid, मान लो this is a solid ball, इस पे एक न्यूमेरिकल भी है, so yes, अच्छे से समझो, ये एक सॉलिड बॉल है, ये जो हॉट सॉलिड है इसे हमने जब इसमें डाला, ये वाटर में जब हमने ऐड किया, तो हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ हीट विल स्टार्ट। जैसे ही हमने ये हॉट सॉलिड को इसमें डाला कैलोरीमीटर के अंदर, हीट ट्रांसफर चालू हो गया। द प्रोसेस कंटिन्यूज। कब तक रहेगा, हमने बताया था कि हीट ट्रांसफर तब तक होते रहता है जब सब इक्वल टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द टेम्परेचर of the solid object water and calorimeter becomes equal। यहाँ पे और एक चीज हमने क्या इन्वॉल्व है, कैलोरीमीटर इन्वॉल्व है। तो सिर्फ अगर हम सॉलिड और वाटर की बात करेंगे तो आंसर गलत आएगा, इवन इन न्यूमेरिकल्स, तो वो चीज गलत हो जाएगी, राइट। सॉलिड ऐड किया तो इसमें जो हीट होगी वो हीट ट्रांसफर किसको होगी, टू द वाटर एंड टू द कैलोरीमीटर ऑल्सो, ठीक है। हीट इक्वेशन क्या बनेगी फिर हमारी, स्टार्टिंग में हीट क्या इक्वेशन क्या बनी थी, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, है ना, हीट जितनी लूज हुई हीट उतनी गेन होगी। यहाँ पे भी सेम इक्वेशन, हीट किसने लूज की, हीट वाज लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, हीट सॉलिड ऑब्जेक्ट ने लूज तो की बट हीट गेन दो चीजों ने की, किसने, हीट गेन बाय द वाटर और दूसरा हीट गेन किया कैलोरीमीटर ने। क्लियर है कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर है क्या बेटा, इस पे न्यूमेरिकल है, इस पे न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट क्लियर है। जब भी हमने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, हीटेड सॉलिड ऑब्जेक्ट को कैलोरीमीटर में डाला, वाटर प्रेजेंट था यहाँ पे, तो इसने जो हीट लूज की होगी, ये जो हीट लॉस्ट, ये जो सॉलिड की हीट होगी वो जो लूज होगी, तो ये कौन गेन करेगा, ये हीट कौन गेन करेगा, वाटर प्लस कैलोरीमीटर, है ना। ये भी गेन करेगा। क्लियर है, समझ में आया क्या हुआ। यहाँ पे अगर सिर्फ वाटर को कंसिडर करोगे आंसर गलत आ जाएगा, ये चीज अच्छे से देखनी है, ये चीज अच्छे से समझनी है। हाँ जी, आई होप अभी इतना समझा दिया, अब तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, अब तो समझ में आ ही गया होगा। हाउ डू वी कैलकुलेट द हीट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट क्यू, है ना। हमने देखा था एक फॉर्मूला, हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, याद है क्या, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, याद है, बस वही फॉर्मूला लगाना है। अभी हमने कैलोरीमीटर की हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है, तो सेम फॉर्मूला लगना है। सॉलिड ऑब्जेक्ट, Q मतलब क्या था, हीट, सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो हीट है तो मास, स्पेसिफिक हीट, और उसका होगा बेटा डिक्रीज होगा टेम्परेचर में डिक्रीज होगा, हीट गेन्ड बाय द वाटर, तो इसको हमने अगर Q1 माना और हीट गेन बाय द किलो कैलोरीमीटर को हमने Q2 माना, इसने भी हीट गेन की, इसने भी हीट गेन की, तो यहाँ पे वापस मास,
स्पेसिफिक हीट मतलब C, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था क्योंकि हीट लूज हो रही थी, यहाँ पे वाटर हीट गेन कर रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, मास ऑफ कैलोरीमीटर M C, और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि हीट गेन हो रही है, मतलब हीट लॉस्ट मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज क्योंकि हीट लूज हुई है बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट। वो कौन गेन करेगा? हीट गेन बाय द वाटर गेन करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, अगेन जब हीट गेन होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो हम फाइनल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? Final formula, heat lost by the solid is equal to the heat gained by the water and the heat gained मतलब plus the heat gained by the calorimeter। आया समझ में? आया समझ में? बहुत सा बेसिक सा सिंपल सा फंडा था, समझ में आ गया तो लाइफ जिंगा लाला, है ना? तो लाइफ भी सही है क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स इजी जाने वाले हैं। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट पक्का 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 क्लियर है? हाँ जी, ओके। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारे जितने कंसेप्ट्स है, जितना पूरा चैप्टर है, थ्योरी पार्ट है, वो खत्म होता है। मैम न्यूमेरिकल्स, सबसे मेन तो न्यूमेरिकल्स है, आपने स्टार्टिंग में बोला था सबसे मेन तो न्यूमेरिकल्स है। हाँ जी, सबसे मेन न्यूमेरिकल है। अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो डालूंगी, जब भी रेफर करना है एग्जाम के पहले भी वो वीडियो देख के जाना। अभी भी देखो, अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो मैं डाल दूंगी जिसमें जितने न्यूमेरिकल्स है, जितने इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, आना ही है, ये लिख के ले लो, न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। सो वो जो न्यूमेरिकल्स है बेटा, उसका अलग से वीडियो डाल दूंगी अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, बाद में बोलोगे नहीं। ठीक है, ये लेक्चर क्लियर है। इसके नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? अभी तो पता चल ही गया होगा, नोट्स मिल जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और एक चीज जिनको नहीं पता है उनको बता दो, जिनको नहीं पता है उनके लिए समथिंग एक्साइटिंग, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कुछ तो एक्साइटिंग है। व्हाट इज दैट एक्साइटिंग वाली थिंग बेटा? ACC, सी या फिर बोल लो AC स्क्वायर, ACC बोल लो। क्या है ACC मैम? बेटा ACC है आपकी एरीज कंसेप्ट कैप्सूल्स। कंसेप्ट कैप्सूल्स मतलब क्या? जितना भी चैप्टर पढ़ लिया आपने, आपको पूरा समेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, जितना चैप्टर पढ़ा, जब भी आपकी एग्जाम्स होगी या आप जब भी रिवाइज करने बैठोगे, सारे कंसेप्ट्स आपको एक ही पेज में मिल जाएंगे। जितना चैप्टर है उतना सब कुछ आपको एक पेज में मिल जाएगा। मतलब ले लो फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इसको ये हम एरीज कंसेप्ट कैप्सूल बोलते हैं। ये आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगी मेरे साइड से, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं वो सारे दूंगी मैं। ये मिल जाएगा आपको, अभी भी रिवीजन के लिए हेल्प होगी। मैं बोलती हूँ स्टार्टिंग के चैप्टर्स रिवाइज करते जाओ बीच बीच में, ऐसा ना हो कि हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए और बोर्ड के टाइम पे भूल गए। तो रिवीजन के लिए आपकी जो ACC होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन। नोट्स के बारे में बता दिया, ये जो ACC मिलेगा वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद और एक चीज है, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्यों जरूरी है? जब आप चैप्टर देख लोगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे सीधा जंप टू सीधा टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको DPP मिल जाएगी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो वहां पे आप देखो, जितने क्वेश्चंस दिए सॉल्व करने को ट्राई करो। एंड अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं मतलब आपका लेक्चर भी क्लियर है, आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर है। उसी पर्पस से ये मैं देती हूँ हर एक लेक्चर के बाद, ताकि क्या आपके जितने भी कंसेप्ट्स है आपको पता चल जाए कि अच्छा मेरे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। एंड जब वो आने लगता है ना, तब ना अलग ही कॉन्फिडेंस, बच्चों के मैसेजेस आते हैं मुझे, बच्चे बोलते हैं मैम हमसे ये चीज हो गई, एंड वो अलग ही कॉन्फिडेंस पे जाते हैं कि अच्छा ओके, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके हमारा ये चैप्टर क्लियर है। ओके, और एक चीज जो मैं आपको वापस बता रही हूँ, न्यूमेरिकल्स, डोंट वरी, इसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। अलग से सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल्स का स्पेसिफिकली, जब भी रेफर करना है वो वीडियो रेफर करो, सारे न्यूमेरिकल्स वहां पे मैं करवा दूंगी विद द प्रॉपर मैनर कि यहां से कभी ना जाए। ठीक है,
इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना, जितने क्वेश्चंस दिए बहुत ज्यादा भर के नहीं दूंगी, थोड़ा ही टाइम लगेगा आपको, बट सॉल्व कर लेना, नोट्स को रेफर करना, सारे कंसेप्ट जहां जहां इंपॉर्टेंट बोला है स्पेसिफिकली ध्यान देना, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर को एंड करेंगे। बाय बाय, टाटा, एंड यस, फाइनली कीप स्टडिंग।